नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका सत्र 40 है, जो कि मार्च 18 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे, या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे, तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, हम राह हैं। हम तुम्हारा स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। मैंने सोचा था कि मैं एक बयान दूं और आप उसे ठीक करें। मैं ब्रह्मांड के उस हिस्से का एक सरल मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें हम खुद को पाते हैं। लोगोज या सब लोगोज, या कह लीजिए उप लोगोज, हमारे सूरज से शुरुआत करते हैं। हमारे पास इससे निकलने वाली सफ़ेद रोशनी है। यह लाल से लेकर बैंगनी तक की आवृत्तियों यानी फ्रीक्वेंसीज से बना है। मैं मान रहा हूँ कि इस सफ़ेद रोशनी में सभी घनत्वताओं के माध्यम से प्राप्त हुए अनुभव शामिल हैं। और जैसे ही हम 8वीं घनत्वता में जाते हैं, तो हम एक ब्लैक होल में पहुंच जाते हैं, जो दूसरी तरफ एक और लोगोज या सूर्य के रूप में उभरता है और एक अन्य अष्टक यानी ऑक्टेव का अनुभव शुरू करता है। क्या आप मेरे इस बयान के इस हिस्से पर टिप्पणी कर सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर डॉन ने जो सवाल पूछा है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। उन्होंने कहा ये जो रोशनी है, जो हम अपने सूरज से स्टार्ट करते हैं, सब कुछ ये हमारे सूरज की रोशनी का ही बना हुआ है। तो वो कहते हैं कि इससे हम शुरुआत करते हैं। मैं ज़रा एक सिंपल सा मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि ये जो लाइट है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ पे है। मतलब रेड रे, फिर ऑरेंज रे, फिर येलो रे, फिर ग्रीन रे, ऐसे ऐसे करके अलग अलग डेंसिटीज़ को बनाती है। ठीक है, अलग अलग घनत्वताएं एक ही ग्रह पर होती हैं। ऐसा नहीं है कि इस ग्रह के ऊपर चौथी, पांचवी, छठी, ये सारी घनत्वताएं नहीं हैं, बिल्कुल है। लेकिन वो अभी इनविजिबल है, अभी दिख नहीं रही है हम लोगों को। उसका कारण ये है क्योंकि अभी वो एक्टिवेशन में नहीं आई है। जब तक पहली यानी पहली की घनत्वता हुई, फिर दूसरी घनत्वता हुई, अब तीसरी घनत्वता के अनुभव चल रहे हैं। और जैसे ही ये धरती धीरे धीरे तेजी से आगे निकल के चौथी घनत्वता में जाएगी, तो चौथी घनत्वता एक्टिवेट हो जाएगी। फिर चौथी घनत्वता के अनुभव कंप्लीट होंगे, फिर पांचवी एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, वो एग्जिस्ट करती है अभी भी। तो वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे काँप रही हैं, और जितनी हायर डेंसिटी होगी उतनी तेज फ्रीक्वेंसी पे काँपेगी वो। ठीक है, या जितनी घनत्वता कह लीजिए, डेंसिटी कह लीजिए, तेज़ी से काँपेगी वो। इसलिए हमें दिखती नहीं है, होती हमारे आसपास ही है, इसी हवा के अंदर। तो फिर वो आगे ये कहते हैं कि मैं इनसे जितने भी अनुभव होते हैं, जब सारे अनुभव खत्म हो जाते हैं, तो हम एंड में जाके एक ब्लैक होल के अंदर घुस जाते हैं। मतलब केवल ग्रह नहीं, हमारा सूरज वूरज, ये पूरी हमारी आकाशगंगा, ये सारे घुस जाते हैं उसके अंदर। और फिर पीछे की साइड से एक नए लोगोज की शुरुआत होती है। अब आपको याद होगा, लोगोज हमने कहा था, लोगोज क्या है? लोगोज हैं ये जो हमारे रचयिता हैं। ये जो जितने भी पूरा अंधेरा है, ये सारा तरंगे हैं, रचयिता की तरंगे हैं। और ये जो तरंगे हैं, ये ही रचयिता हैं। तो जब वो एक जगह फोकस करते हैं, तो यहाँ पर अपने इन बच्चों को पैदा कर देते हैं। तो ये लोगोज हैं, इनके बच्चे हुए आपके सूरज, सूरज के बच्चे हुए उनके ग्रह, और वो जो ग्रह पे हम लोग जो हुए, हम हुए उस ग्रह के बच्चे। तो कहने लगे कि ये जो पूरी गैलेक्सी खिंच के जाती होगी और जाके ब्लैक होल में घुस जाती होगी, और फिर पीछे से दोबारा एक ऐसे लोगोस का जन्म होता होगा, जो कि 8 ऑक्टेव के बाद, यानी ब्लैक होल में घुसने के बाद, जब टोटल एक्सपीरियंसेस कंप्लीट हो गए, सबके टोटल अनुभव कंप्लीट हो गए, तो अब उससे और हायर लेवल के एक्सपीरियंसेस लेने के लिए उस ब्लैक होल की दूसरी साइड से निकल जाते हैं। तो यही उनका सवाल था, और वो कह रहे थे कि क्या आप इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे? तो राय इसका जवाब देते हैं।
हम इस कथन पर एक हद तक टिप्पणी कर सकते हैं। वह अवधारणा जिसमें उपलोगोस की सफ़ेद रोशनी प्रिज्म से अलग होकर अंतिम चरण में फिर से अवशोषित यानी एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, दरअसल सही है। हालांकि इसमें बारीकियां शामिल हैं जो कि उसके अर्थ से अधिक हैं। तो यहाँ पर वो फिर से दोबारा प्रिज्म का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि प्रिज्म से होकर जो सफ़ेद रोशनी पड़ती है वो बाद में जाके क्या कहते हैं, रेनबो की तरह 7 रंगों में 8 रंगों में बढ़ जाती है। तो फिर वो आगे कहते हैं, सफ़ेद रोशनी जो स्पष्ट उपलोगोस को बनाता है और उसे रूप देता है, उसकी शुरुआत आध्यात्मिक रूप से अंधकार से होती है। जैसे ही रोशनी उस अंधकार में आती है और उसे रूपांतरित यानी ट्रांसफिगर करती है, उसके कारण एक अफरा तफरी यानी केओस होती है और फिर ये व्यवस्थित होकर परावर्तित यानी रिफ्लेक्टिव या चमकदार रेडियंट हो जाती है। इस प्रकार घनत्वता अस्तित्व में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सफ़ेद रोशनी की जो बात हो रही है ना, और जो उपलोगोस को बनाता है ये कह रहे हैं ना, उपलोगोस इस केस में क्या हुआ, इस केस में उपलोगोस हुआ, ये जो हमारे लोगोस हैं इनका जो सूरज बना, इन्होंने जितने भी सूरज ये लगाए, ठीक है, सूरज के आसपास ग्रह लगेंगे, तो ग्रह उपलोगोस हुए और जो सूरज हुए वो हुए उपलोगोस। ठीक है, तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि ये जो उपलोगोस है ना, है तो चारों तरफ, जब ये नए नए बने होंगे, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, जब ये नए नए बने होंगे पहले तो इनके आसपास भी अंधेरा ही होगा ना। फिर इन्होंने अपने उपलोगोस यानी अपने सूरज बनाने शुरू किए, तो अपने अंदर से ही ये रोशनी निकलती है इनके, ठीक है, और रोशनी जाके इस अंधेरे के अंदर कहीं पर भी पड़ेगी ना, तो वहीं पर एक धमाका सा होगा। वो धमाका सा होगा तो रोशनी चारों तरफ फैलेगी, पहले फैल के फिर एक जगह खिंच के इकट्ठी होनी शुरू होगी, तब एक सूरज का निर्माण होता है। तो वो भी एक गोल जगह पे जाके एक इकट्ठा हो जाएगा, उसका ब्लूप्रिंट वही होगा, वो आके बाहर से निकल के सारी रोशनी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। और एक तरीके से जैसे यहाँ पर एक सूरज दिख रहा है ना, तो यहाँ से रोशनी चली होगी बिल्कुल कॉमेट की तरह, अंदर से निकला धुम, यहाँ पे आके लगा, फटा, और फिर दोबारा अंदर से कंडेंस होके एक जगह पे इकट्ठा हुआ, और तब जाके एक उपलोगोस यानी सूरज का निर्माण हुआ। तो फिर वो आगे कहते हैं, इसके विपरीत ब्लैक होल का कालापन आध्यात्मिकता की दृष्टि से सफ़ेद रोशनी का जमाव, कंसंट्रेशन है, जो व्यवस्थित रूप से रचयिता में एक बार फिर से अवशोषित यानी एब्जॉर्ब्ड हो जाती है। अंत में रचयिता में यह अवशोषण एब्जॉर्प्शन तब तक जारी रहता है जब तक कि सभी अनंत रचनाएं पर्याप्त आध्यात्मिक वजन मास प्राप्त नहीं कर लेती हैं, ताकि वो एक बार फिर केंद्रीय महान सूरज लोगोस का आकार ले सकें। और यदि आप इसकी कल्पना कर सकें, अनंत बुद्धिमानिता इसे अपनी स्वतंत्र इच्छा द्वारा प्रबल करती है, यानी कि इसे फ्री विल देती है। इस प्रकार अष्टक यानी ऑक्टेव का परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे इस प्रकार देखा जा सकता है कि ये एक अकल्पनीय अनइमेजिनेबल प्रकृति की समय विहीनता यानी टाइमलेसनेस की स्थिति है, यानी कि ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ समय का अस्तित्व नहीं है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपके समय को मापने के उपायों से इसे मापने की कोशिश करना भी बेकार होगा। इसलिए वह अवधारणा जिसमें ब्लैक होल के परम आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण के इस कुएं यानी अल्टीमेट स्पिरिचुअल ग्रेविटी वेल के अंदर जाने और तुरंत अगले नए अष्टक में निकलने आने की प्रक्रिया के बीच समय विहीनता की स्थिति में क्या होता है, इसे नहीं जाना जा सकता है। तो दोस्तों पता है यहाँ पे रा ने क्या कहा? रा ने कहा, इसको हम एक इमेज, कुछ इमेजेस हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं। रा ने कहा, जब एक पूरी की पूरी ये गैलेक्सी, मान लो जैसे हमारी पूरी गैलेक्सी है ना, ये हमारी पूरी आकाशगंगा है, इसमें जब हर सूरज के आसपास के ग्रह सबके वो कंप्लीट हो जाएंगे ना, क्या बोलते हैं आपके अनुभव कंप्लीट हो जाएंगे सबके, यानी सब करते 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 यहाँ से आए, पहले हमें सूरज का भी अनुभव लेना है, हमें हो सकता है अपने ही इसी क्या कहते हैं सौर मंडल के अंदर दूसरे ग्रहों का भी अनुभव लेना पड़े, या इसी गैलेक्सी के अंदर और भी जगह जगहों के अनुभव लेने पड़े, जिसमें हम स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे। और हर ग्रह के क्योंकि आध्यात्मिक लेवल पे अलग अलग लेवल्स हैं, कोई चौथी घनत्वता का है, कोई पाँचवीं घनत्वता का है, तो ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। अंत में जाके जितने सूरज और इनके ग्रह हैं ना, वो सारे घुस जाएंगे वापस इसमें रचयिता में, जो हमारे रचयिता हैं ये लोगोस, सारे के सारे ये पूरी कोलैप्स करेगी अंदर ही अंदर, मतलब बाहर से अंदर की तरफ खिंचनी शुरू होगी, पहले इसके अंदर आ जाएगी, फिर ये जो पूरा का पूरे जो गैलेक्टिक सन है ना, ये खिंच के जाएगा ब्लैक होल की तरफ। ठीक है,
अब इसको समझने के लिए कुछ एक इमेजेस हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ब्लैक होल है, यहाँ पे ब्लैक होल बना हुआ है इधर, और इधर ये एक सूरज है। ये हमारे नॉर्मल सूरज नहीं है, ये है गैलेक्टिक सन, यानी कि जो एक आकाशगंगा के बीच का सन है। अब इसके अंदर सारे ग्रह घुस चुके हैं, सारी चीज़ें वापस आ चुकी हैं। अब ये कंप्लीट कर चुका है अपना टोटल अनुभव, यानी 8 ऑक्टेव कंप्लीट हो चुके हैं हर ग्रह के, हर सूरज के। अब ये इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हो ना, जैसे आटा सा खिंचता है, जब हम आटा हो या मैदा हो उसे खींचते हैं ना, तो पतला 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 होता चला जाता है। तो जैसे ही इसका ख़त्म होता है, ये ब्लैक होल की तरफ मूव करना शुरू करता है। और ब्लैक होल की तरफ जो जो इसके पास पहुंचते जाएंगे ना, इसका मतलब जितना ब्लैक होल के पास कोई ग्रह या कोई गैलेक्सी होगी, इसका मतलब उसके अनुभव काफ़ी हद तक पूरे हो चुके हैं, मतलब 8वें ऑक्टेव में जाने के लिए वो तैयार है। 8वां ऑक्टेव हुआ ये ब्लैक होल। तो ऐसे खिंच के ये इसके अंदर पूरी, बिल्कुल अब आप देख रहोगे हर चीज़ रोशनी है, रोशनी पूरी चपटी होते हुए होते 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 इसके अंदर घुसेगी, ठीक है। और इसकी एक इमेज और है, आप इस इमेज में अगर देखेंगे, ये ब्लैक होल है, ठीक है। आप ब्लैक होल के आसपास देख रहे होंगे एकदम बिल्कुल चुंधिया देने वाली रोशनी है। और आप यहाँ से देख रहे होंगे कई रोशनी के कण है। ये जो रोशनी के कण है ना, ये कण नहीं है, ये जितनी भी हैं गैलेक्सीज हैं ये। और ये भी एक गैलेक्टिक सन है। अब आप यहाँ देखेंगे ये गैलेक्टिक सन फूटना शुरू कर रहा है, यहाँ पे फूटना शुरू कर रहा है, बिल्कुल आटे की तरह टूटते 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 इसके अंदर घुसना शुरू करेगा। इसके अंदर घुसते 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 ये एक ऐसी स्थिति में चला जाएगा, एक ऐसी अवस्था में चला जाएगा कि पूरा रोशनी में घुल चुका होगा, पूरा का पूरा। मतलब जैसे हम आँख मूंदते हैं, आपने कभी कभी वो पार्टिकल देखे होंगे ना, जो छोटे छोटे फोटोन के पार्टिकल्स नज़र आते हैं, क्योंकि हर चीज़ रोशनी से बनी है। हमारे शरीर, दीवार, टेबल, कुर्सी, ये अलग अलग कंपनताओं पे काँप रही है ये रोशनी, इसलिए हमें दिख रही है, ठीक है। अदरवाइज ये सब कुछ रोशनी का बना हुआ है। तो ये हर चीज़ घूम के इसके अंदर घुसेगी अब। और जब ये इसके अंदर घुसती है ना, तब जाके एक और इमेज से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए यहाँ से ये, मान लीजिए ये राइट साइड में है, यहाँ से घुसना शुरू किया 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 किया, पूरा टूट के, पूरा कोलैप्स करके, कह लो कि वो अब छोटे छोटे फोटॉन्स की शेप में यहाँ पे आके पूरी घुल मिल गई। और अब फोटॉन्स भी नहीं रहे, अब पूरी तरंगे बन गई अंदर, बिल्कुल रोशनी की तरंगे। अब ये तरंगे टाइमलेसनेस की स्टेट में, ये केवल ये ब्लैक होल ही जानता है कि कब बनेगा। और ये ब्लैक होल और ये वाइट होल बिल्कुल ऐसे मान लीजिए रचयिता के दो दिमाग, मतलब इन्हीं तरंगों में, ये जो पूरा अंधेरा है ना, इन्हीं तरंगों में, क्योंकि रचयिता के दिमाग में भी तो न्यूरॉन्स है ना, तो उनका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन मान लीजिए एक मानने के लिए, समझने के लिए ठीक है ये एक एनालॉजी। तो इस तरीके से अगर ये इसके अंदर जाएगी, पूरी बन जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई एक गैलेक्सी घुसेगी, अब जितनी इसके आसपास आती रहेंगी वो सारी की सारी की सारी की सारी की सारी घुसती जाएंगी। और अब हुआ क्या, अंदर जाके जितनी गैलेक्सीज थी सबके अनुभव घुल मिल गए। अब किसी का एक अनुभव नहीं रह गया। जैसे हमारा इस ग्रह पे एक यूनिक अनुभव है, इसी तरीके से दूसरे ग्रह पे कुछ और होगा। ग्रहों का सारा जाके हमारे गैलेक्टिक सन में मिल गया, इसी तरीके से और ग्रहों का दूसरे गैलेक्टिक सन में मिल गया। ऐसे करते करते सब के आके अब हम सारे एक हो चुके हैं इसके अंदर, सब तरंगे बन चुके हैं। अब यहाँ से टाइमलेसनेस की स्टेट होती है, जिसे बोलते हैं कि अब ये कब नया रूप लेंगी, क्योंकि सब आपस में अपने 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 जितने भी अनुभव है ना, सारे घुल मिल गए। अब उन अनुभवों के बेसिस के ऊपर और फर्दर एडवांसमेंट होगी कि भाई ये वाले अनुभव तो कंप्लीट हो गए, अब और आगे के अनुभव लेने हैं। तो फिर यहाँ से फिर ये आएगा पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, यहाँ आके सारी रोशनी मिल जाएगी, जितनी मिल जाएगी ना सारी की सारी एक जगह यहाँ पे पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ सेंटर में जो है। अब यहाँ से वो फिर दोबारा सूरज बनने शुरू होंगे, गैलेक्टिक सन बनने शुरू होंगे दोबारा, यहाँ से बन के ये इस वाइट होल के अंदर से होते होते इधर से इसके अंदर बनते बनते बहुत सारे बनेंगे, और बन बन के यहाँ से निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे, और फिर दोबारा अपनी नई नई गैलेक्सीज का निर्माण करेंगे, यानी नई नई आकाश गंगाओं का निर्माण होगा। लेकिन उन गैलेक्सीज के अंदर जो अनुभव होंगे ना, वो इस तरीके के नहीं होंगे कि जैसे अभी हमारे चल रहे पहली दूसरी तीसरी ये वो, फिर 8वें ऑक्टेव के बाद के अनुभव हैं वो। अब वो आप ये भी हो सकता है कि आप क्या कह सकते हो कि वो देवी देवताओं के लेवल के अनुभव हों, क्योंकि आपको भी तो कल को जाके देवी देवता बनना है, हम सबको ही बनना है यार। हम जब सबको अंत में जाके रचयिता ही बनना है, तो भाई देवी देवता का एक्सपीरियंस भी तो आप लोगों को लेना ही पड़ेगा ना। आप भी बनोगे एक टाइम पे, आप भी दूसरों की मदद कर रहे होगे सारी चीज़ें। खैर वो तो चौथी घनत्वता से वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो वहाँ से क्या कहते करते 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 आप लोग यहाँ, हम लोग यहाँ से निकलेंगे और फिर दोबारा आगे एक नई शुरुआत। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं,
हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने ये गौर किया है कि कुंडलीदार आकाशगंगाओं से जितनी रोशनी आ रही है, उनकी गणना के हिसाब से जितना उसका वजन होना चाहिए, वो उससे लगभग 7 गुना कम आ रही है। मैं बस सोच रहा था कि क्या यह आकाशगंगाओं में आध्यात्मिक वजन के बढ़ने के कारण था, जिसे हम सफ़ेद बौना यानी ड्वार्फ स्टार कहते हैं। तो रा कहते हैं, हाँ, यह मूल रूप से सही है और रचना के चक्र का रास्ता या प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अब दोस्तों, ड्वार्फ स्टार आप देख लेना, छोटा स्टार होता है, ठीक है ना, वहाँ से भी रोशनी आ रही होती है, तो वो हमारी इसी आकाशगंगा में ना, जहाँ पर भी हमारा सूरज लगा हुआ है ना, इसके आसपास ही कोई स्टार होगा, तो उसकी भी रोशनी यहाँ पर से आ रही होगी। तो कह रहे कि यहाँ पे इसी के पास में कहीं पे एक स्टार लगा हुआ है, यहाँ से रोशनी उस स्टार पे पड़ रही है, सेंटर गैलेक्टिक सन से, वहाँ से इधर आ रही है, तो वो कुछ खुद एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ यहाँ रिलीज कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे पहुँच रही है। तो वो कह रहे हैं कि 7 गुना जितनी आनी चाहिए ना, मतलब यहाँ से डायरेक्ट जितनी आनी चाहिए ना, उससे कम आ रही है। तो इन दोनों के बीच में, मान लो अगर ये हमारा सूरज है और ये गैलेक्टिक सन है, तो इनके बीच में कहीं एक ड्वार्फ स्टार है, उसके ऊपर पड़ रही है, फिर उससे होते हुए यहाँ आ रही है, इसलिए 7 गुना कम पहुँच रही है। तो रा भी यही कह रहे हैं, हाँ ये सही है और ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई कोई आके एकदम से बीच में लग गया, ये भी एक कारण की वजह से ही है कि इससे एक आध्यात्मिक वजन मिलता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से गैलेक्टिक सन की वो रेज आई तो हम झेल ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा ये प्रक्रिया का हिस्सा है, वो उतना ही कंट्रोल करके सूरज को देगा, सूरज भी अपना कंट्रोल करके आगे भेजेगा, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा एक ही बार में भेज दिया। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। मैं यह भी सोच रहा था कि क्या पहली घनत्वता किसी तरह लाल रंग से मेल खाती है, दूसरी नारंगी से, तीसरी पीली से, और इसी तरह रंगों के हिसाब से घनत्वताएं होती हैं। शायद जिस तरह से बेसिक कंपनताक जो फोटोन बनाता है और उससे सभी परमाणु कणों के कोर का निर्माण होता है, उस रंगों का घनत्वता से कोई संबंध होगा। और जैसे जैसे कंपनता दूसरी, तीसरी और चौथी घनत्वता में आगे बढ़ जाती है, उसी हिसाब से उस रंग की कंपनता बदलती रहती है। क्या यह किसी तरह से सही है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो सवाल डॉन ने किया ना, डॉन ने जो घनत्वता है ना, उन्हें कलर्स से वो किया, जैसे हम लोग चक्रा के कलर्स होते हैं, वो बेसिकली वही, मतलब शुरुआत होगी रेड से, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर उसके बाद ग्रीन। तो उसी तरीके से उसको मतलब रिलेट करने की कोशिश की है कि घनत्वताओं का इन रंगों से कुछ लेना देना है। तो राय इसका जवाब देते हैं, आपने जो कहा यह उससे भी ज़्यादा सही है। सबसे पहले आप एक क्वांटम यानी मात्रा को प्रस्तुत करने में सही हैं कि ये हर घनत्वता की प्रकृति है, और आगे ये अनुमान लगाने में भी सही हैं कि हर रंग के हिसाब से उसकी कंपनता की प्रकृति है, जैसा कि आप इस शब्द को समझते हैं। हालांकि यह भी सही है कि जिसकी आपको शंका है पर आप पूछ नहीं पा रहे हैं कि प्रत्येक घनत्वता में उसकी किरण और अपनी आध्यात्मिक विशेषता होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने ये कहा ना पहले क्वांटम मात्रा, तो क्वांटम मात्रा का मतलब हो गया फोटोन, वो जो छोटे छोटे हमें कण दिखते हैं ना जब हम आँख मूंदते हैं। कहते हैं ये तो तुम बताने में बिल्कुल सही हो, ठीक है, और हर उसकी अपनी अपनी एक प्रकृति होती है, कोई तेजी से काँप रहा होगा, कोई धीरे काँप रहा होगा। इस तरीके के सारे जितने भी कण हैं ना, मिलके एक कंपनता डिसाइड करते हैं किसी भी चीज़ की। तो बाद में भी फिर वो उसको ये कहते हैं डॉन को कि भाई देखो, एक सवाल ऐसा है जो कि तुम पूछ नहीं पा रहे हो कि इनकी आध्यात्मिक विशेषता क्या है, अगर ये है भी तो। फिर आगे रा कहते हैं, इस प्रकार पहली घनत्वता में लाल किरण इसमें आने वाले सभी के लिए नींव होती है। दूसरी घनत्वता में नारंगी किरण व्यक्ति के आगे बढ़ने और विकास करने से संबंधित है। यह किरण पीली किरण की तरफ आगे बढ़ती है, जो कि एक सामाजिक प्रकृति के साथ साथ व्यक्ति की आत्म चेतना का मैनिफेस्टेशन होता है, जो कि तीसरी घनत्वता के समान है। और इसके आगे भी इसी प्रकार प्रत्येक घनत्वता में उसके प्रमुख किरण के साथ उसके पीछे के किरण भी आकर्षित होकर उसके साथ विकास क्रम में आगे खिंचती चली जाती है और कुछ हद तक उस घनत्वता को इसके मुख्य रंग से रंगती है या छाया देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छी बात की उन्होंने कहा कि ये जो फोटॉन्स है ना, ये जब फर्स्ट डेंसिटी होती है तब ये अलग लेवल पे कांप रहे होते हैं, ठीक है, और जो ये रेड रे चक्रा होता है, हमारा रूट चक्रा होता है, वो तो नींव है। कह रहे हैं कि ये देखो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी फोटॉन्स हैं ये अलग अलग घनत्वताओं में, मतलब अलग अलग वाइब्रेटरी रेट पे या फ्रीक्वेंसी पे कांप तो रहे होंगे, लेकिन जिस चक्रा को जितनी ज़रूरत है ना,
उसके हिसाब से वो अपने आप को चेंज करके उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये ही है, ये फोटॉन्स ही हैं जो उन चक्रास के अंदर एक रोशनी या चमक लाते हैं। ठीक है, अब रेड वाले में वो उसी हिसाब से कांप रहे होंगे, उसके ऊपर वाले में ऑरेंज वाले में फिर उसके हिसाब से कांप रहे होंगे, येलो वाले में और तेजी से कांप रहे होंगे। तो उसी तरीके से रोशनी अंदर अलग अलग लेवल पे मैनिफेस्ट होती चली जाती है। अब उन्होंने यहाँ पर ये कहा, लाल वाली तो देखो बेसिक है, नींव है, उसके अंदर तुम्हारा सर्वाइवल और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल, ये दुनिया भर की चीज़ें तुम्हारी उसमें चल रही होती हैं। जो दूसरी वाली है यानी ऑरेंज वाली, वो तुम्हारे आगे बढ़ने से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर अब तुम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जानने की कोशिश करते हो। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे जानवर और इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करोगे, तो फिर उसके बाद फिर पीली किरण की तरफ बढ़ती है, यानी कि अब तुम आपस में एक दूसरे को, लोगों को, व्यक्तियों को जान रहे हो। तुम्हारे रिलेटिव्स होंगे, रिलेशंस होंगे, आसपास के जितने भी लोग होंगे उनसे तुम्हारे रिश्ते होंगे। अब उन रिश्तों को कैसे निभाते हुए चल रहे हो, प्रेम से चल रहे हो, गुस्से से चल रहे हो, जैसे भी चल रहे हो, ये सारी चीज़ें तुम्हारी तीसरी जो पीले रंग की जो घनत्वता है उसको दर्शाती है। और ऐसे ही जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना ग्रीन वाली में, यानी जो अब नेक्स्ट डेंसिटी है, फोर्थ डेंसिटी, जो कि हरे रंग को दर्शाती है, तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने यहाँ पर बोली ना, उन्होंने बोली कि पिछले जितने अनुभव है ना, ये लेके ही जाओगे तुम उसके अंदर चौथी घनत्वता में। ऐसा नहीं है कि तुम पुरानी जिंदगी भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ से जितने भी अनुभव लेके तुम चौथी घनत्वता में जाओगे ना, वहाँ बैठ के तुम इन सारी चीज़ों को सोच रहे होते हो, क्योंकि जितने तुमने जन्म लिए हैं वो भी सारे तुम्हें पता चल जाएंगे। इंसान, जानवर, क्या बने हो क्या नहीं बने हो, सब तुम्हें पता चल जाएगा। अब तुम वहाँ बैठ के अपने जितने अनुभव है उनको कैलकुलेट कर रहे होंगे कि इतने से कितनी प्रतिशत मैंने प्रेम की तरफ गया, मैं कितना दूसरों के नुकसान की तरफ गया, या कितना मैंने दूसरों से नफरत की, या कितना मैंने दूसरों की सहायता की। हालांकि ये चौथी घनत्वता में पहुंचने का, पॉजिटिव वाली में, हम पॉजिटिव वाली की बात कर रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में जाने के लिए दूसरों की तरफ प्रेम, सहानुभूति और दूसरों की सेवा यानी सहायता करना, ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो जब आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, पहली बात तो आपको वो सहायता वाला एक झुकाव हो ही चुका है कि आपको दूसरों की मदद करनी है। ये आपका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हो गया वहाँ पहुँचने के लिए। तो वहाँ पहुँच के आप पीछे वाली जितनी ज़िंदगी हैं उनको भी ठीक कर रहे होगे अपनी, कि ओहो यहाँ गलती की, यहाँ नहीं कर रहे, ओहो ये नहीं करना चाहिए था, इस जगह पर मुझे ऐसे करना चाहिए था। तो ऐसे करते 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 आपका और झुकाव दूसरों की सेवा में पड़ेगा। और फिर ये हो सकता है कि जब आप चौथी घनत्वता में पहुँचो, तो फिर किसी और तीसरी घनत्वता का जो ग्रह होगा ना, फिर आपकी जिम्मेदारी है उस ग्रह के लोगों की मदद करनी। ठीक है, लेकिन वहाँ जाके आप आध्यात्मिक लेवल पे इतनी सारी चीज़ें सीख चुके होगे, बहुत सारी चीज़ें कर चुके होगे, और काफ़ी सिद्धियाँ भी आपको प्राप्त हो चुकी होंगी, क्योंकि आप कंटिन्यूस मेडिटेशन करोगे, चीज़ों को संतुलित करोगे, बैलेंस करोगे, अपने पुराने अनुभवों को बैलेंस करोगे। तो जब आप ये सारी चीज़ें सीख चुके होगे ना, तब आपको मौका दिया जाएगा कि अब तुम तैयार हो, अब जाओ दूसरों की सेवा करने के लिए। अब सही मायने में तुम दूसरों की सेवा करने के सही रास्ते पर उतरे हो। और वहाँ पर आपको पता ही है कि ये तो मरने से भी नहीं डरते चौथी घनत्वता वाले, वो तो कहते हैं मृत्यु तो कोई है ही नहीं, जब मरेंगे दोबारा घूम के फिर यहीं आ जाएंगे और फिर दोबारा फिर शुरू कर देंगे। तो वहाँ पर जाके इनको पता चल जाता है कि हाँ ये एक वीडियो गेम है, इसके अंदर हमें खेलना है सबको। तो ये खेलना सीख जाते हैं और अपनी अपनी साइड ले लेते हैं सब। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, तब एक व्यक्ति के लिए शारीरिक ऊर्जा केंद्र यह माना जाए कि व्यक्ति पहली से आठवीं घनत्वता तक एक सीधी रेखा में विकसित होते हैं। क्या इन ऊर्जा केंद्रों या चक्रों में से प्रत्येक को पूरा करने के लिए सक्रिय किया जाएगा यदि सब कुछ वैसे ही काम करें जैसा उसे करना चाहिए? क्या प्रत्येक घनत्वता में अनुभव के अंत तक पूर्णता और अधिकतम तीव्रता के लिए सक्रिय हो जाएगा? तो अच्छा सवाल किया डॉन ने। तो डॉन ने कहा तो इसका मतलब जो हमारे चक्र है, क्या ये माना जाए कि पहली से लेके आठवीं घनत्वता तक हमारे जो अनुभव है एक सीधी रेखा में चलेंगे, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से हमारे चलते जाएंगे आगे आगे अनुभव, और इसी के अकॉर्डिंगली हमारे जो चक्र है वो एक्टिवेट होते चले जाएंगे और इनको सक्रिय किया जाएगा, यानी इनको एक्टिवेट किया जाएगा। आप जिस घनत्वता में पहुंचोगे वो वाला चक्र आपका ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी तरफ आपका झुकाव ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें भी वो कह रहे हैं कि अंत तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर जो अधिकतम तीव्रता के लिए सक्रिय हो जाएगा, यानी अंत तक पहुँचते पहुँचते, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ अनुभव ले रहे हैं, तो जैसे ही हम चौथी घनत्वता के मतलब इस तीसरी घनत्वता के अंत तक पहुँचेंगे, तो जितने हमने अनुभव कर लिए होंगे, जिस तरीके के हमारे झुकाव हो गए होंगे, उस बेसिस पे हमारे वो चक्रास
जो चौथी घनत्वता के लिए नेसेसरी है, जो इसको हम लोग हार्ट चक्रा बोलते हैं, दिल का चक्र, वो एक्टिवेट ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग वहाँ पर पहुँच पाएंगे। क्या यही है, ये क्या ऐसा ही होता है? तो राय इसका जवाब देते हैं, काल्पनिक रूप से कहें तो यह सही है, हालांकि पूरी तरह से सक्रिय इकाई दुर्लभ यानी रेयर है। ज़्यादा महत्व व्यक्तियों के सामंजस्य और संतुलन पर दिया जाता है। प्राथमिक ऊर्जा केंद्रों के लिए घनत्वता को पार करके स्नातक होना आवश्यक है, ताकि इस प्रकार कार्य करके अनंत बुद्धिमानिता के साथ संपर्क किया जा सके और इसकी रोशनी में इसकी सारी शुद्धता की सराहना किया जा सके और आनंद लिया जा सके। हालांकि काफ़ी कम लोगों ने प्रत्येक ऊर्जा केंद्र को पूरी तरह से सक्रिय करके महारत हासिल की है, क्योंकि प्रत्येक केंद्र की घूमने या क्रिया की परिवर्तनशील वेरिएबल गति होती है। एक बार जब सभी आवश्यक केंद्र न्यूनतम आवश्यक डिग्री तक सक्रिय हो जाते हैं, तो जो महत्वपूर्ण अवलोकन ऑब्जर्वेशन किया जाना चाहिए वह इन ऊर्जा केंद्रों के बीच का सामंजस्य और संतुलन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो राय ने कितनी सही बात कही है। उन्होंने कहा देखो यार, पूरी तरीके से सबके किसी के चक्रास एक्टिवेट हो जाए, कह रहे ये तो बहुत ही रेयर केस होता है कि मतलब सबके एकदम जितने होने चाहिए ना, जिस हिसाब से चक्रास के अंदर वो एक्टिवेशन होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए, तो ये तो बहुत रेयर है तुम्हारे प्लानट के ऊपर। क्योंकि देखो ना दोस्तों, इसमें समझने की बात ये है कि मान लो अगर कोई मेडिटेटर है, कोई बिल्कुल ही मेडिटेशन करे चले जा रहा है, कोई दूसरों की सेवा में है तो दूसरों की सेवा में ही झुके चले जा रहा है, कोई पारिवारिक स्थितियों में फंसा हुआ है तो उन्हीं में ही फंसा हुआ है। तो एग्जैक्टली किसी का भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने संतुलन बनाया हो। सारे के सारे किसी न किसी झुकाव की वजह से या तो इधर हो रखे हैं या उधर हो रखे हैं, ये चीज़ हुआ है, होती है। और यहाँ पर राह ने कहा है कि ज़्यादा महत्व इस चीज़ पर दिया जाता है कि भाई उनके जो चक्र हैं उनके अंदर सामंजस्य यानी उनके आपस के बीच का कोऑर्डिनेशन और उनके बीच का बैलेंस यानी संतुलन है, वो कितना है। वो कहते हैं कि प्राथमिक ऊर्जा केंद्रों के लिए घनत्वता को पार करके स्नातक होना आवश्यक है। तो यानी वो कह रहे हैं कि नीचे के जो 3 चक्र हैं उनको जानकर, उनको समझकर, उनको उनको पार करके, यानी उनको पार करके, उनको प्रॉपरली एक्टिवेट करके ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ताकि तुम चौथी घनत्वता में एंटर कर पाओ और अनंत बुद्धिमानिता के साथ संपर्क किया जा सके। यानी मेडिटेटिव स्टेट में जाके क्रिएटर की इस फील्ड से, जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास ये जानकारियाँ कहाँ से आ रही होती हैं, ये उसी फील्ड के अंदर से ही तो आ रही हैं। हमने हमेशा कहा है कि रचयिता तो तरंगे हैं, ठीक है। अब ये जो तरंगे हैं ये बिल्कुल इंटरनेट की तरह है, इसके अंदर जानकारी है। आप मेडिटेशन में बैठो और मेडिटेशन में बैठ के जितना आप अंदर डीप 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 जाते जाओगे, इसके अंदर इंटरनेट तो वास्ट होता है ना, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हमारे इंटरनेट में भी तो सबने अपनी 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 इन्फॉर्मेशन डाली होती है, हम तो बस निकाल रहे होते हैं उसके अंदर से या कुछ डाल रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरीके से रचयिता के अंदर भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, हम जाते हैं और उसके साथ संपर्क करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाते हैं, जो कि एक्चुअली में लाइट के पैकेट्स होते हैं, छोटे 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 लाइट के पैकेट्स होते हैं। एक जिप फाइल सी होती है, जब आप जाते हो उससे कांटेक्ट करते हो, जिप फाइल खुल जाती है और एकदम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसके अंदर से। तो वो कह रहे हैं कि इससे कांटेक्ट करने के बाद इसकी शुद्धता और इसकी सराहना की जाए और इसका आनंद लिया जाए। आनंद तो लिया जाएगा ही भाई, जब आपके सामने पूरे ब्रह्मांड की इन्फॉर्मेशन खुल गई है, आप एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का अनुभव ले सकते हो, आप गैलेक्टिक सेंटर का अनुभव ले सकते हो, आप सूरज के अंदर का अनुभव ले सकते हो, आप इन तरंगों का अनुभव ले सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, तो आनंद तो आना निश्चित है ना। तभी आप लोगों ने सुना भी होगा, कई मेडिटेटर्स ये बोलते हैं कि वो समाधि की स्टेट में चले गए भाई, वो आनंद की स्टेट में, अब वो वापस नहीं आना चाहते। वो इसलिए नहीं आना चाहते कि भाई वो पहुंच गए ना, उस फील्ड से कनेक्ट कर लिया उन्होंने, तो क्यों आएंगे वापस। फिर वो आगे कहते हैं, हालांकि काफ़ी कम लोगों ने प्रत्येक ऊर्जा केंद्र को पूरी तरह से सक्रिय करके महारत हासिल की है। क्योंकि यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं तुम्हारे यहाँ पे जिन्होंने अपने सारे चक्र एक्टिवेट करके ये महारत हासिल की हो। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा इसके आगे, क्योंकि ना हर चक्र के जो घूमने की जो स्पीड है ना, वो वेरिएबल है, यानी अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सारे चक्र एक ही स्पीड में घूमेंगे, नहीं, वो धीरे, कोई धीरे घूमेगा, कोई तेज घूमेगा, कोई उससे तेज घूमेगा। इस तरीके से चक्र तेजी से, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी और सबकी अलग अलग वाइब्रेशन है, सब अलग अलग लेवल पे घूम रही होती हैं। और इसमें भी उन्होंने कहा है, देखो एंड में कह रहा है ऑब्जर्वेशन ये होती है हम लोगों की, मतलब जो राह है, जो हमें देख रहे होते हैं, जो कटाई के वक्त आते हैं,
तो वो कहते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन ये होती है कि हम ये देख रहे होते हैं कि इनके जो चक्र है ना, इनके बीच में सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन और संतुलन कितना है। हम इस चीज़ का ध्यान नहीं देते कि भाई इसका थ्रोट चक्र ज़्यादा खुला हुआ है। कुछ लोगों को बोलने की बड़ 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 बोलने की आदत होती है, तो ऐसा नहीं है कि उसके चक्र सारे खुले हुए हैं। या कुछ लोग ये बोलते हैं जी मैं तो दिल का बहुत खुला हूँ, और दर 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 बोले ही जाएंगे, और उनको ये लगता है कि वो तो अपने दिल से सारा काम कर रहे हैं, वो दूसरे को परेशानी कर देते हैं अपने उससे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके चक्रास में बैलेंस है, इसका मतलब उनके चक्रास में कहीं ना कहीं असंतुलन है। हमेशा तभी बात करनी चाहिए सामने वाले से जब वो कुछ मांगे, तब तक कि इससे आप धीरज सीखते हो। ठीक है, अब जब आप धीरज सीखते जाओगे, धीरे धीरे पेशेंस आता जाएगा, आपके चक्रास उसके अकॉर्डिंगली ही घूमना शुरू करेंगे, नीचे के भी बैलेंस होते जाएंगे। आपको सर्वाइवल के लिए चीज़ें करनी है, ठीक है। अब सर्वाइवल से भी ज़्यादा अगर आप बोलो कि भाई मेरे को और पैसा चाहिए, मुझे और ये चाहिए, भाई कोई तो लिमिट होगी। अपने ऊपर काम करना था, जब तुम लगी इसी काम के चक्कर में गए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर तो तुम तो रूट चक्र में फंस गए। तुम तो उस बाकी के चक्कर तुम्हारे एक्टिवेट ही नहीं आए हो पाए, क्योंकि पैसे की लालसा के चक्कर में तुमने अपनी रिश्तेदारी भी तुम खराब करोगे। पक्की बात है, ये होता ही है, बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा। और उसके बाद अगर तुमने जरूरत से ज़्यादा रिश्तेदारी में घुसे तो तुम इधर की नोक झोंक, ये आज इसने ये कह दिया, आज उसने वो कह दिया, आज इसके साथ ऐसा हो गया, आज उसके साथ वैसा हो गया, खाना पूसी ताका झाकी, बस यही लगी रहती है फिर लोगों की। तो वो भी असंतुलन है। ठीक है, और आपस में जैसे दोस्त हो गए, ये हो गए, जरूरत से ज़्यादा एक दूसरे के साथ घुलना मिलना, ये भी एक प्रॉब्लम है। लिमिट से ही सारी चीज़ें होती चली जाए ना, संतुलित तरीके से, जहाँ जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से अगर करते चले जाओ तो तुम्हारा संतुलन आ जाएगा। और इस संतुलन के बेसिस के ऊपर ही राह कह रहे हैं कि इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि तुम्हारे क्राउन चक्रा में हमें ये पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कितना संतुलित है। क्योंकि आगे जाकर ना आप कोई भी एक्शन रैंडम नहीं ले सकते। मतलब जैसे हमारी आदत यहाँ होती है ना कि फटाक से कर दो, बिना सोचे समझे कर दो, फटाक से कर दो। चौथी घनत्वता में ऐसा नहीं है। एक एक एक्शन लेने के लिए आपको बहुत बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरों की मदद कर ही नहीं सकते जब तक आपको एग्जैक्टली ना पता हो कि उसको चाहिए क्या। और वो एग्जैक्टली ये जानने के लिए कि उसको चाहिए क्या, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पेशेंस, मतलब धीरज जिसे कहा जाता है। और ये धीरज तभी आता है जब आप सामने वाले को सुनो, आराम से बैठ के, वो क्या बोल रहा है सुनते रहो। वो चीखेगा चिल्लाएगा थोड़ी देर को, जो भी करा, हाँ तू बोलता रहे, कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से शांति से बैठो। हो सकता है आपकी ईगो भी हर्ट कर दे, लेकिन ईगो तो आइडेंटिटी की वजह से होती है ना। तो आपको ये सोचना चाहिए मुझे थोड़ी ना बोल रहा है, तो अपने आप को बोल रहा है, बोलता जा रहा है, कोई बात नहीं, बोलने दो इसको। तो ऐसे ऐसे करते 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 संतुलन आपका आता जाएगा और आप आगे की तरफ निकलोगे, और इसी का ऑब्जर्वेशन राह कर रहे होते हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। उदाहरण के लिए, जब दूसरी से तीसरी घनत्वता के बीच परिवर्तन होता है, तब क्या कंपनता की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जिससे फोटॉन बनता है, क्या इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दूसरी घनत्वता या नारंगी रंग के हिसाब से बढ़ जाती है, उस आवृत्ति से जो हम ऑरेंज रंग में नापते हैं, उससे उस आवृत्ति तक जो हम पीले रंग में नापते हैं। यानी कि ऑरेंज से येलो रंग में परिवर्तन होने पर उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या सारी कंपनता जो कि घनत्वता को बनाती हैं, फोटॉन की बेसिक कंपनता अपेक्षाकृत कम समय में क्वांटम फैशन में बढ़ते हैं। तो ये सवाल भी देखो, इसने डॉन ने बड़ा अच्छा पूछा। डॉन ने कहा यहाँ पे कि इसका मतलब पहली घनत्वता से दूसरी, दूसरी से तीसरी। अब आप इन्हें रंगों में भी देख सकते हो कि भाई रेड से लेके और ऑरेंज, ऑरेंज से लेके येलो, ऐसे अगर आप देखो तो मतलब पहली दूसरी तीसरी। तो कह रहे तो इसका मतलब ये जो फोटॉन है इनके अंदर तो तरंगे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे ये जो फोटॉन होते हैं इनके अंदर तो तरंगे होती हैं। तो इसका मतलब बेसिक लेवल पे ये धीरे कांप रहे होते हैं, फिर जैसी दूसरे यानी रेड रे में, उसके बाद जैसी दूसरी में आते हैं तो थोड़ी और तेज़ी से कांपने लग जाते हैं, इसलिए इनका रंग बदल जाता है, ठीक है, ऑरेंज रंग का हो जाएगा। फिर उससे और तेज़ी से कांपेंगे तो इसका मतलब ये पीले पड़ जाएंगे। फिर उससे और तेज़ी से कांपेंगे, अगर चौथी घनत्वता की बात की तो वहाँ पर फिर ये हरा हो जाएगा। तो इसका मतलब धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी जैसे रेडियो की बढ़ती है ना, 95.4, 0.5, 0.6, 0.7, कह रहे अच्छा इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है एक कम समय में, वो एक क्वांटम फैशन में बढ़ रही है। क्वांटम मतलब एक मात्रा में बढ़ रही है, काफ़ी मात्रा में, मतलब 95.5, फिर 96, फिर 96.5, कह रहे ऐसे करके बढ़ती चली जा रही है क्या। तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। तब आप प्रत्येक घनत्वता के भीतर कंपनता के स्तरों में धीरे धीरे सुधार देखते हैं।
तो देखा, रानी भी कह दिया, कहते हाँ ये बिल्कुल सही है, अब तुम्हें समझ में आया कि हर फोटोन के अंदर ये तरंगे होती हैं, ये तरंगे तेजी से कांपना शुरू करती हैं। ठीक है जी, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप दोस्तों, हम बचपन में वो नहीं होता था, क्या कहते हैं, वो लट्टू होता था। लट्टू आप धीरे भी चला सकते हो, लट्टू आप तेजी से भी चला सकते हो। लट्टू अगर अगर आप मान लो, अगर आपने लट्टू चलाया, ठीक है, वो तेज चल रहा है, तेजी से, फिर धीरे 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 हो रहा है। जब वो तेज चल रहा होता है तो कम दिख रहा होता है। ठीक है, उसके आसपास के जो लाइन बनी होती है वो कम दिख रही होती है। जैसे जैसे वो धीरे होता जाता है, उसके आसपास की चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं और ज़्यादा विजिबल होती जाती है हम लोगों को, है ना। तो इसी तरीके से कंपनता आप नीचे से ऊपर मान लो कि एक लट्टू धीरे से चलना शुरू हुआ लेकिन तेजी से तेज चलता चला जा रहा है। इसी तरीके से कंपनता भी तेजी से बढ़ती चली जाती है। मतलब तरंगे यानी तारे तेजी से काँप रही हैं। आप ऐसे सोच के चलेंगे ना तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। यह एक अनुमान है, क्या दूसरी से तीसरी घनत्वता में जाने पर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है? मध्य ऑरेंज आवृत्ति या औसत ऑरेंज आवृत्ति बढ़कर मध्य पीली आवृत्ति या औसत पीली आवृत्ति में बदल जाती है? तो वो वही पूछ रहे हैं कि क्या कहते हैं, ये जस्ट मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि क्या कहते, जो फ्रीक्वेंसी ये जो बढ़ती है दूसरी से तीसरी में जब हम जा रहे होते हैं, अभी ये नहीं कि दूसरी से तीसरी में जा चुके हैं, वो कह रहे जब दूसरी से तीसरी में जा रहे हैं तो क्या ऐसा होता है कि एवरेज स्पीड बढ़ती है? मतलब कि दूसरी के बीच में हम हल्का 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 आगे बढ़े और फिर हम दूसरी से तीसरी के अंदर एंटर कर रहे हैं, मतलब जानवर से होते होते इंसान की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या ऐसे ही होती है? मतलब मध्य में होगी, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब जैसे वो अपना हाफ कंप्लीट करेगी तो एकदम से फ्रीक्वेंसी तेजी से बढ़ेगी, फिर जब वो नेक्स्ट में जाएगी फिर धीरे हो जाएगी, फिर वो धीरे 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 चलेगी, फिर जैसी नेक्स्ट के यानी मान लो दूसरी से तीसरी में गई तो तीसरी के मध्य में जब पहुंचेगी तो उसके बाद और तेजी से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने लग जाती है। क्या ऐसे होता है? तो राय इसका जवाब देते हैं, इस प्रश्न में दुविधा है, हम सहायता करने का प्रयास करेंगे। हालांकि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो प्रत्येक घनत्वता का आधार है, इसे असली रंग कहा जाता है। आपकी संवेदनाओं, सेंसिबिलिटीज और वैज्ञानिक मापों की प्रणाली को देखते हुए इस शब्द को परिभाषित करना असंभव है, क्योंकि रंग में स्थान समय और समय स्थान दोनों के अनुसार कंपनता की विशेषताएं होती हैं। असली रंग तब उस घनत्वता के भीतर विभिन्न कंपनता के स्तरों के इंद्रधनुष द्वारा ढका, ओवरलेड और उसके हल्के रंग में रंगा, टिंज्ड होता है और अगले असली रंग की घनत्वता की कंपनता को आकर्षित करता है। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर भी उन्होंने बहुत बढ़िया कहा। उन्होंने कहा कि देखो, इस तुम्हारे जो क्वेश्चन है ना, इसमें दुविधा है, यानी अभी तुम ढंग से इसको समझ नहीं पाए हो। कह रहे कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये तो आधार है, मतलब चाहे लाल हो, चाहे पीली हो, चाहे नारंगी हो, चाहे हरी हो, कोई भी हो, कह रहे ये तो आधार है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तभी घनत्वता बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही है तो घनत्वता अपने आप बढ़ रही है। इन्हीं फ्रीक्वेंसीज की वजह से कलर में चेंजेस आते हैं और इसी की वजह से संवेदनाएं यानी सेंसिबिलिटी, यानी जो हमें चीज़ें दिख रही हैं, सुननाई दे रही हैं, इन सब चीज़ों के अंदर भी क्या कहते हैं चेंजेस आने शुरू होते हैं। और आप लोग इन दिनों कभी नोटिस भी कर रहे होंगे, लोग बड़े सेंसिबल, बड़े बड़े सेंसिटिव हो गए अपनी चीज़ों को लेके। किसी को गुस्सा आता है, फटाक से एकदम से आ जाएगा। किसी के साथ कोई शांत हो रहा है, शांति होता चला जा रहा है। आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, टेलीपैथी सी हो रही है, उसका फ़ोन आ जा रहा है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हो रही है ना, ये धीरे धीरे सेंसिबिलिटीज़ बढ़ने का कारण ये है कि फ्रीक्वेंसी तेज हो रही है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर तुम अपने ये वैज्ञानिक तरीक़ों से इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे ना, तो वो तो असंभव है, वो नहीं हो सकता। वो इसीलिए क्योंकि स्थान समय, या कह रहे यानी जिस जगह पर तुम रह रहे हो और जिस समय में तुम जी रहे हो, कह रहे उसमें भी बदलाव आता है। और समय स्थान यानी अदृश्य ये जो कंपनता का जो रंग है ना, उसमें भी बदलाव आ रहा होता है। ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रही होती है। कह रहे असली रंग तब उस घनत्वता के भीतर विभिन्न कंपनता के स्तरों के इंद्रधनुष द्वारा ओवरलेड और उसके रंग में हल्का सा टिंज्ड यानी रंगा हुआ होता है। इसलिए असली अगली घनत्वता के रंग की घनत्वताओं की कंपनता को आकर्षित करता है। ओके, तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये तेजी से कांपने की वजह से जो अब अगली घनत्वता जो आ रही है, जो हरे रंग की है ना, अब उसको अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही है। अब जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो ये तेजी से उसकी तरफ जा रही है, और जब ये उसकी तरफ जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी की तरह, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को खींच नहीं लेती अपनी तरफ। आप अगर मान लो 440 वोल्ट की कोई बड़ी तेज़ी से केबल चल रही हो,
या फिर कोई बहुत तेज़ी से 1000 वोल्ट की केबल हो, आपने सुना होगा कि जब अगर इतनी तेज अगर करंट बह रहा हो, उसके पास अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो कभी कभी खिंच के उसकी तरफ एकदम से अटैच हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू होगी ना, तो जो अगली घनत्वता है उसका जो असली रंग है, कहते हैं वो ऊपर से तो ढका होता है, इसको ऊपर से कवर कर रहा होता है, इसको पहले हल्का हल्का कवर कर रहा होगा, क्योंकि धीरे धीरे नीचे से तुम चल के अब ऊपर की तरफ घनत्वता में जा रहे हो, तो हल्का हल्का सा उसका रंग आएगा। लेकिन जैसे ही उस रंग को टच करेगी और खींचना शुरू करेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ी, इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ी। आप लोग देख भी रहे होगे आजकल लोगों को करंट लग रहा है, कभी आप दरवाज़ा छूओगे चट से एकदम से करंट लगता है, आप कोई कुछ और चीज़ छू रहे हो, गाड़ी का दरवाज़ा छू रहे हो, करंट लग रहा है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी तेज हो रही है। अभी ये फ्रीक्वेंसी तेज हो रही है, तो अब ये चौथी घनत्वता को तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगी। बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिसिटी के सामने खड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, उसे खट्ट करके उसने अपनी तरफ से खींच लिया हो। ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है। तो खैर दोस्तों, यह सत्र अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हालांकि ये सत्र थोड़ा लंबा है, इसको हम नेक्स्ट सत्र में कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु बुर्रागस। धन्यवाद।